अमेरिका में महंगाई लौटने की आशंका और टैरिफ की वजह से बढ़ी अनिश्चितता को देखते हुए वहां के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया और ब्याज दरों को 4.25 से 4.5% पर स्थिर रखा है। फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बढ़ी अनिश्चितता को देखते हुए उन्हें ब्याज दरों में कटौती की जल्दबाजी नहीं है। सर, यूएस फेड ने ब्याज दरों में कटौती फिर से टाल दी और वहां पर क्या स्टैगफ्लेशन का खतरा आपको कितना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? यह कल की एक महत्वपूर्ण खबर थी और यूएस फेड ने ब्याज दरों में कटौती को टाल दिया, पॉज कर दिया। बाजार इसे स्वीकार कर रहा था और इसकी अपेक्षा भी थी बाजार को। लेकिन इसके साथ फेडरल रिजर्व ने अमेरिका में स्टैगफ्लेशन की चेतावनी दी। स्टैगफ्लेशन का मतलब आर्थिक सुस्ती भी और महंगाई भी, और ये अर्थव्यवस्था के लिए सबसे जहरीली जोड़ी होती है क्योंकि इससे न तो ग्रोथ आती है और महंगाई और लागत बढ़ती है। चूंकि अमेरिका को कुछ पुराने ऐतिहासिक स्टैगफ्लेशन के अनुभव हैं 1970 के, इसलिए स्टैगफ्लेशन शब्द अमेरिकी अर्थव्यवस्था में काफ़ी खौफ के साथ, के साथ देखा जाता है। जो मौजूदा परिदृश्य दिख रहा है उसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका में स्टैगफ्लेशन का खतरा कितना ज्यादा है, कितना बड़ा है, क्योंकि उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। डेटा पॉइंट के जरिए हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। स्टैगफ्लेशन का रिस्क 2025 के मध्य तक महंगाई 2.3% बढ़ सकती है, कोर महंगाई 4% तक पहुंच सकती है, ऊंची कीमतों से निवेश और खपत कम है। एयरलाइन कंपनी डेल्टा और यूनाइटेड ने मांग कम होने की चेतावनी दी है। इस खबर को इस संदर्भ से समझने की कोशिश करिए कि सरप्राइजिंगली अमेरिका में पिछली तिमाही में ग्रोथ दर कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी, निगेटिव हो गई थी। ऐसी स्थिति में बढ़ती महंगाई स्टैगफ्लेशन का शुरुआती संकेत है। अगर आप फूड चेन चिपोटले की बिक्री देखें तो 2020 के बाद पहली बार गिरी है और जैसा हमने बताया कि पहले क्वार्टर में 2025 में जीडीपी 0.3% कम हो गई है। ये दोनों मिलकर स्टैगफ्लेशन का संकेत दे रहे हैं क्योंकि और यही बात फेडरल रिजर्व ने अपने फैसले में कहने की कोशिश की। जैसा हमने संकेत दिया 1970 में तेल संकट और नीतिगत गलतियों से महंगाई और 10% की महंगाई थी, बेरोजगारी 9% थी और इसे देखते हुए फेड बेहद सख्त स्थिति में है। पर फेड की सबसे बड़ी दुविधा ये होती है विपुल जी, किसी भी सेंट्रल बैंक की सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि वो अगर ब्याज दरें कम करेगा तो महंगाई बढ़ेगी और अगर दरें नहीं बढ़ाएगा तो अर्थव्यवस्था की विकास दर धीमी होगी। और इसलिए कल फेड की पॉलिसी में जेरोम पावेल के स्टेटमेंट में हमें उनकी ये दुविधा खुलकर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, क्योंकि हमेशा फेडरल बैंक्स के लिए महंगाई को और ग्रोथ को दोनों को अलग अलग संभालना तो आसान होता है, पर जब बढ़ती महंगाई और ग्रोथ में गिरावट एक साथ आती है तो फिर फेडरल बैंक उलझन में फंस जाते हैं और अमेरिका में वैसी ही कुछ अनिश्चितता बनती हमें दिख रही है। जी, इस बीच चावल से एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने चावल का सालाना कोटा 2 गुने से ज़्यादा कर दिया। चावल के कोटा को सालाना 24 लाख टन से बढ़ा करके 52 लाख टन कर दिया गया है। चावल से प्रति टन 470 लीटर इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। सर, चावल का कोटा बढ़ने से कितना इथेनॉल उत्पादन होगा और इससे कितनी सेविंग होगी? सरकार को इस बार दिख रहा है कि खरीफ की फसल मानसून अच्छा है, पिछले साल का चावल का स्टॉक भी अच्छा है और इसलिए सरकार ने कोटे को 28 लाख टन से बढ़ाकर करीब 52 लाख टन कर दिया। 250 करोड़ लीटर के आसपास एथेनॉल का उत्पादन होगा। 10,000 करोड़ की सरकार सब्सिडी देती है तेल कंपनियों को इस तरीके का एथेनॉल खरीदने के लिए। इस एथेनॉल की कीमत के बाद 5 से 6,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है कि एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाती है ईंधन के तेलों में, जिससे कि आयात पर निर्भरता घटती है। हालांकि एथेनॉल की ब्लेंडिंग के बाद भी आयात पर निर्भरता में बड़ा असर नहीं पड़ा है। भारत की कच्चे तेल के आयात के आंकड़े उतने उस तरीके की निर्भरता में कमी नहीं बताते, लेकिन फिर भी एथेनॉल के उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए ये कदम महत्वपूर्ण है। और चूंकि भारत के पास चावल का स्टॉक ठीक ठाक है, निर्यात भी ठीक है, इसलिए एथेनॉल उत्पादन का कोटा बढ़ाए जाने का जोखिम लिया जा सकता है। जी, एनबीएफसी कंपनियां प्रस्तावित नए नियमों को लेकर के, नए लैंडिंग नियमों को लेकर के सहज नहीं लग रही हैं और नियमों पर अपने संगठन एफआईडीसी के जरिए रिजर्व बैंक को लिख सकती हैं। नए नियमों के तहत को लैंडिंग माध्यम से बांटे गए कर्ज पर अगर कोई कर्जदार कर्ज पर डिफॉल्ट करता है तो बैंक के साथ एनबीएफसी कंपनी को भी वो डिफॉल्ट रिपोर्ट करना होगा। साथ में दोनों को अपने एनपीए खाते में इसको दर्शाना भी होगा। सर, को लैंडिंग नियमों को लेकर के आखिर में दिक्कत है क्या?
विपुल, सामान्य दिनों में काफ़ी महत्वपूर्ण खबर होने वाली थी और इसका असर हमें शायद शेयर बाजार में बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक्स पर भी दिखता है, लेकिन चूंकि गतिविधियां दूसरी हैं। रिजर्व बैंक ने भारत में एनबीएफसी और बैंकों के जरिए दिए जा रहे कर्ज का पूरा ढांचा ही, पूरा स्वरूप ही बदल दिया है। आमतौर पर होता यह था कि बैंक एनबीएफसीज को पैसा देते थे और एनबीएफसीज आगे कर्ज देती थी। हमें पता है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां उन लोगों को कर्ज देती हैं जिनकी साख अच्छी नहीं है, क्रेडिट रेटिंग कमजोर है, और उसके लिए वो ऊंचा ब्याज उनसे वसूलती हैं। को लेंडिंग नियमों के तहत आरबीआई ने तय कर दिया है कि अब बैंक और एनबीएफसी की जो लेंडिंग है वो मिलकर एक जगह कैलकुलेट की जाएगी, यानी दोनों एक साथ लोन डिसबर्स करेंगे। एनबीएफसी और बैंक दोनों की जिम्मेदारी होगी कि अगर लोन डिफॉल्ट होता है, एनपीए बनते हैं, तो दोनों को दिखाया जाए, और इसलिए दोनों ही पक्ष इसका विरोध कर रहे हैं। बैंक इसका खासतौर पर विरोध कर रहे हैं क्योंकि बैंक एनबीएफसी को पैसा देते थे, आगे अगर कर्ज डिफॉल्ट होता था तो उसकी जिम्मेदारी एनबीएफसी की होती थी, और इसलिए दोनों ने अब आरबीआई से इस नियमों पर की समीक्षा करने के लिए कहा है। अगर ये नियम लागू होते हैं तो इससे भारत में एनपीए की गणना, बैंकों से एनबीएफसी को दिए जाने वाले कर्ज और डिफॉल्ट को लेकर जो मौजूदा परिदृश्य है उसमें बड़ा बदलाव होगा। जी।